नमस्कार, मैं अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं श्री कृष्ण न्यूज। आज सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से। एक लड़की ने अपने दोस्त पर बलात्कार के आरोप लगाया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन यह वारदात नोएडा में हुई। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह मामला नोएडा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली से सटे नोएडा में दोस्त ने ही एक लड़की के भरोसे को तार-तार किया है। पीड़ित के मुताबिक शनिवार को वो अपने दोस्त के साथ नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद एक मॉल में पहुंची। मॉल घूमने के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आरोप है कि इसके बाद लड़की का दोस्त उसे मॉल के बेसमेंट में लेकर गया और वहां रेप की वारदात को अंजाम दिया। जिस पर लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही गुनहगार निकला। नोएडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही जो मॉल है, मॉल के जो कर्मचारी बेसमेंट में उस वक्त ड्यूटी पे थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे इस मॉल के अंदर लगे हुए हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आखिरकार किस वक्त ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। नोएडा पुलिस को जांच सौंप दी। नोएडा पुलिस के मुताबिक उनके पास अभी एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस मॉल से लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि वारदात के क्रम को एक साथ जोड़ा जा सके। आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक पुलिस वाले ने एक महिला को सरेआम जमकर पिटाई। महिला दर्द से चीखती रही, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पुलिस वाला कानून को साफ पर रखकर महिला के बालों को पकड़कर महिला को किस तरह थाने ले गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो उस आरोपी पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। 21वीं सदी के भारत की ये तस्वीर देखकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। एक महिला चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रही है और एक पुलिस वाला वर्दी के रौब में लगातार उस पर डंडे बरसाए जा रहा है। महिला अपने हाथों से कभी अपने साड़ी का पल्लू संभाल रही है तो कभी पुलिस वाले की लाठी को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। हर बार डंडे की चोट से वो कर्रा उठती है। उसकी चीखें बढ़ती जा रही है। वो मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन यहाँ मौजूद लोग बस तमाशाई बनकर खड़े हैं। कोई आगे नहीं आया और पुलिस वाला महिला को बालों से पकड़कर उसे खींचता हुआ ले गया। वर्दी का ऐसा रौब, कानून का ऐसा दम, भला किस कानून में लिखा है कि एक पुरुष पुलिसकर्मी महिला की सरेआम पिटाई कर सकता है? क्या ये पुलिस वाला खुद कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा? ये नजारा है 21वीं सदी के भारत का, जहां एक तरफ देश के पीएम महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत देने की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस वाला बड़ी ही बेरहमी से एक महिला को सरेआम डंडों से पिटाई कर रहा है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार किया है। इस पुलिस वाले का नाम है शशिकांत महाजन। ये महाराष्ट्र के जलगांव के 40 गांव इलाके में पुलिस कांस्टेबल है। आरोप है कि पीड़ित महिला 40 गांव के बस स्टैंड पर एक महिला का पर्स चोरी करने की कोशिश कर रही थी। तभी लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस इस आरोपी महिला को सरेआम पीटते हुए थाने ले गई। आपको बता दें कि अगर किसी महिला पर कोई आरोप लगता है तो उससे पूछताछ और गिरफ्तारी के समय महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन इस मामले में कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं दिखी। जब महिला की पिटाई की जा रही थी तभी वहां मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बवाल मच गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आरोपी पुलिस कांस्टेबल को वीडियो वायरल होने के बाद ही सस्पेंड क्यों किया गया? इससे पहले पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वो आरोपी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी ताकि आने वाले दिनों में कोई भी पुलिस वाला ऐसी हरकत ना करे। जी हाँ, आज आपको दिखाने जा रहे हैं उस आतंकवादी को जिसे अमेरिका हमें तमाम यूरोपीय देश की फौज उसकी परछाई को छूना लगी, लेकिन अब पहली बार उस काले नकाब के पीछे छिपे चेहरे से पर्दा हटाया गया है और उस आतंकवादी की पहचान हो गई। जिहादी जॉन यानी आईएसआईएस का वो जल्लाद जो ठंडे दिमाग से बेगुनाहों को मौत देता है। जिहादी जॉन यानी आईएसआईएस का वो कसाई
जो हर बार किसी बेगुनाह की जान लेने से पहले दुनिया को धमकाता है। जिहादी जॉन, यानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की फहरिस्त में शुमार वो नाम जिसकी तलाश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका समेत दसियों देशों की फौज पूरी शिद्दत से कर रही है। लेकिन अब तक इस आतंकवादी के इस एक अदद नाम के अलावा दुनिया उसके बारे में बहुत कम ही जानती है। वजह ये कि वो जब भी कैमरे के सामने आता है यूं काले नकाब में पोशीदा होकर आता है। लेकिन बेगुनाह बंधकों का सिर कलम करने वाले आईएसआईएस के इस जल्लाद के चेहरे से अब नकाब हट चुका है और पहली बार जिहादी जॉन का असली चेहरा दुनिया के सामने है। इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ बेगुनाह बंधकों का सिर कलम करता ये जल्लाद है, तो दूसरी तरफ अपने स्कूली दोस्तों के साथ क्लास फोटोग्राफ के लिए पोज देता ये मासूम। क्या आपको इन दोनों तस्वीरों के बीच कोई एक बात कॉमन सी लगती है? आपका जवाब यकीनन ना में होगा। लेकिन जब हम आपको इस तस्वीर में दिख रहे इस मासूम चेहरे की असलियत बताएंगे तो यकीन मानिए कि जिहादी जॉन की असलियत जानने वाले दूसरे तमाम लोगों की तरह आप भी चौंक उठेंगे। क्योंकि अपने दोस्तों के साथ जमीन पर बैठा ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही जिहादी जॉन है जो सीरिया या इराक के गुमनाम ठिकानों पर एक एक कर बेगुनाह बंधकों का सिर कलम कर रहा है। और इस बार ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने किया है, जो जिहादी जॉन की पहली करतूत यानी अमेरिकी पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ का सिर कलम किए जाने के साथ ही उसकी तलाश कर रही है। खुफिया एजेंसियों की माने तो जिहादी जॉन दरअसल कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद एमवाजी नाम का वो नौजवान है जो कभी वेस्ट लंदन के सेंट मेरी मैगदलेनी चर्च स्कूल का स्टूडेंट रह चुका है। एमवाजी का परिवार तब कुवैत से चलकर ब्रिटेन में आ बसा था जब उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। इसके बाद एमवाजी ने वहां स्कूल में दाखिला लिया और दूसरे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई शुरू की। उन दिनों वो अपने क्लास में इकलौता मुस्लिम स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ पढ़ चुके दूसरे लोगों की माने तो वो दूसरे छात्रों से किसी भी मायने में अलग नहीं था। एमवाजी पढ़ने में तो बहुत तेज नहीं था, लेकिन उन दिनों उसे फुटबॉल का बड़ा शौक था और बड़ा होकर वो स्ट्राइकर बनना चाहता था। लेकिन इसके बाद एमवाजी की जिंदगी कुछ ऐसे बदली कि अब उसके बारे में जानकर उसे करीब से जानने वाले लोग हैरान हो रहे हैं। दरअसल जब आईएसआईएस ने पहली बार किसी विदेशी बंधक का सिर कलम करने की ये तस्वीर जारी की थी तो उसमें जिहादी जॉन अमेरिकी सरकार को यूं बुरी तरह धमकाता हुआ नजर आ रहा था। I'm back, Obama, and I'm back because of your arrogant foreign policy towards the Islamic State, because of your insistence in continuing your bombings in Al-Malli, Zamara, and the Mossadam, despite our serious warnings. You, Obama, have yet again. लेकिन आईएसआईएस की कब्जे वाली जमीन से बिल्कुल ब्रिटिश लहजे में बोली गई उसकी अंग्रेजी ने सबके कान खड़े कर दिए थे, क्योंकि सीरिया या इराक के किसी आतंकवादी के लिए ऐसी अंग्रेजी बोलना नामुमकिन था। और तभी से दुनिया ने न सिर्फ जिहादी जॉन के ब्रिटिश होने का अंदाजा लगा लिया बल्कि उसे जिहादी जॉन के नाम से भी पुकारने लगी। लेकिन एक वो दिन था और एक आज का दिन। अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम मुल्कों की फौज छलावा बन चुके जिहादी जॉन की तलाशी कर रही है। लेकिन अब पहली बार उस काले नकाब के पीछे छिपे चेहरे से पर्दा हटाया गया है और उस आतंकवादी की पहचान हो गई। पहली नजर में इन दो तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये मासूम सा बच्चा आगे चलकर दुनिया का एक ऐसा जल्लाद बनेगा जो इंसान और इंसानियत दोनों के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा होगा। मगर ब्रिटेन में पले बढ़े मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन की हकीकत कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी हकीकत
कि जिस पर मोहम्मद एमवाजी को करीब से जानने वाले लोगों के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। मोहम्मद एमवाजी उर्फ मोहम्मद अल अयान उर्फ अबू मुहारिब अल यमेनी उर्फ जिहादी जॉन। इंसान एक, लेकिन चेहरे अनेक। एक के बाद एक बेगुनाह इंसानों का सिर कलम कर रातों रात चर्चे में आए जिहादी जॉन की जिंदगी अपने आप में किसी कहानी से कम नहीं। कुवैत में पैदाइश के बाद मोहम्मद एमवाजी उर्फ जिहादी जॉन का परिवार ब्रिटेन में आ बसा था। उसके पिता एक मिनी कैब ड्राइवर थे और ब्रिटेन में भी यही काम करने लगे। लेकिन स्कूल के दिनों में मोहम्मद एमवाजी में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे देखकर उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों या फिर उसके शिक्षकों को उसके आगे चलकर एक आतंकवादी बनने का कोई अंदाजा होता। वो फुटबॉल का शौकीन था और फुटबॉलर ही बनना चाहता था। हालांकि सैकड़ों ब्रिटिश बच्चों की तरह ही जब वो 10 साल का था तो उसने अपने फेवरेट कंप्यूटर गेम के तौर पर टाइम टू किल का नाम लिखा था। जबकि उसका पसंदीदा रंग नीला, पसंदीदा जानवर बंदर, पसंदीदा कार्टून द सिम्पसन और पसंदीदा भोजन चिप्स था। लेकिन 1999 में प्राइमरी स्कूल से आगे बढ़कर वो जैसे ही हाई स्कूल में पहुंचा, धर्म को लेकर उसका नजरिया बदलने लगा। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वक्त के साथ लगातार बदलता रहा। वो कुछ मौलानाओं के संपर्क में आया और लगातार कट्टर होता चला गया। बताया जाता है कि 2009 में वो अपने दोस्तों के साथ वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए तंजानिया के लिए निकला था, लेकिन उसे जबरन नीदरलैंड भेज दिया गया और इसी बीच ब्रिटिश एजेंसियों ने सोमालियाई आतंकवादी गुट अल शबाब से उसकी नजदीकियों के चलते उससे कड़ी पूछताछ की। इसके बाद जब वो ब्रिटेन लौटा तो उस पर पुलिस की सख्ती बढ़ चुकी थी। घर में अक्सर पुलिस वाले पूछताछ के लिए आने लगे और तो और इन्हीं वजहों से उसकी शादी भी टूट गई। इसके बाद उसने फिर से कुवैत लौटने की कोशिश की, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और कथित तौर पर उसके साथ बदसलूकी की गई। बाद में उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अल अयान रख लिया और फिर से कुवैत जाने की कोशिश की, लेकिन वो तब भी पकड़ लिया गया। बाद में कुछ ब्रिटिश ट्रेनीज के साथ उसकी मुलाकात सीरिया में हुई और तब तक वो पूरी तरह बदल चुका था। उसे अबू मुहारिब अल यमेनी का नया जिहादी नाम मिल चुका था और वो ब्रिटेन समेत तमाम पश्चिमी मुल्कों का दुश्मन बन चुका था। यहाँ तक कि वो खुद को ब्रिटिश कहलाने से भी बचता रहा और पूछने पर बस इतना ही कहता था कि उसने कुछ दिन ब्रिटेन में गुजारे हैं। हालांकि अब उसकी पहचान साफ होने के बाद जहां ब्रिटिश पुलिस ने उसके घर की निगरानी तेज कर दी है, वहीं उसकी तलाश और तेज। वो अब तक इंसानों का सिर कलम करते थे, अपने दुश्मनों को जिंदा जला देते थे, लेकिन अब उन्होंने बेजान मूर्तियों, किताबों और मज़ारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और दलील यह है कि इन चीजों से इस्लाम को खतरा है। ISIS ने इराक में करीब 3000 साल से ज्यादा पुराने ऐतिहासिक अहमियत की मूर्तियों को मटियामेट कर दिया, जिन्हें पूरी दुनिया बेशकीमती मानती है। अपने दबदबे वाले इलाकों में कत्लेआम मचाने के बाद अब ISIS ने हजारों साल पुरानी इराकी सभ्यता पर ही चोट करना शुरू कर दिया है। अब वो चुन चुनकर मूर्तियों, मज़ारों, किताबों और दस्तावेजों को मटियामेट करने लगा है, क्योंकि ISIS का मानना है कि ऐसी तमाम चीजें इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ हैं। ISIS ने उत्तरी इराक के मोसुल शहर में मौजूद ऐसे ही एक ऐतिहासिक अजायब घर में धावा बोला और देखते ही देखते एंटीक यानी पुरातत्व मूल्य की बेशकीमती मूर्तियों को जमींदोज कर दिया। आतंकवादी ऐसा करने के लिए भारी भरकम हथौड़ों के साथ साथ ड्रिल मशीनें भी लेकर पहुंचे थे। इसके बाद बारी आई उन मज़ारों की जिनकी दुनिया भर में बहुत बड़ी मजहबी अहमियत है। लेकिन ISIS का कहर इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं है कि ISI अब उन तमाम इलाकों में पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है जहां उसका कब्जा हो चुका है। खबर ग्रेटर नोएडा से। एक पति ने अपनी पत्नी से चीजें चुराने की कोशिश में एक पति ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।
आरोप है कि प्रेमिका को पाने की चाहत में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपनी पत्नी को एड्स का इंजेक्शन लगा दिया ताकि उससे तलाक ले सके। 3 साल पहले जिन आंखों ने नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखे थे, अब वहां से बस आंसू गिरते रहते हैं। 26 साल की इस महिला की 2012 में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन अब ये ससुराल से अलग मायके में रहने को मजबूर है। महिला के मुताबिक शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति के रवैये में बदलाव आना शुरू हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति का उसी के साथ काम करने वाली महिला से संबंध है। पति का साथ ससुराल वालों ने भी दिया। पीड़ित पहले से ही तकलीफ में थी कि अचानक एक दिन उस पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। पता चला कि महिला को एड्स है। मैंने अपने पति से पूछा कि मुझे ये बीमारी कैसे हुई, तो उसने कहा कि मैंने तेरे से पहले ही कहा था, या तो तुम मेरे रास्ते से चली जा और नहीं तो या मैं तेरे से तलाक ले लूंगा, इसलिए मैंने तुझे ये बीमारी लगाई है। दरअसल प्रेमिका को पाने की चाहत में पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोप है कि महिला के खून की जांच के बहाने उसके पति और ससुराल वालों ने उसे एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ससुराल वालों ने पीड़ित का हेल्थ चेकअप कराया और उसमें HIV रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। इसके बाद पति ने इसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। मुझे एक इंजेक्शन लगाया था। मेरे पापा शुगर पीड़ित है, मतलब उनको शुगर है बहुत ज्यादा, कि आपके पापा को शुगर है इसलिए मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। बाकी उनके परिवार को सबको पता थी, सब उसी कमरे में थे, सबने मिलकर मेरे को इंजेक्शन लगवाया था। पीड़ित महिला के मायके वालों ने दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जांच कराई, लेकिन हर जगह उसके खून को HIV संक्रमित पाया गया। लड़का की उनकी दूसरी शादी की प्लानिंग है उनकी। जो लड़का है ना, जो CRP में है, उसके साथ में एक लड़की लैब असिस्टेंट ही है, वो उससे उसके संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ससुराल वालों की दरिंदगी सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन अपनी फरियाद लेकर यह परिवार 1 महीने तक पुलिस थाने के चक्कर काटता रहा। आखिरकार 15 फरवरी 2015 को पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक FIR पंजीकृत की गई है, इसमें जांच की जा रही है और जो भी, चूंकि इसमें टेक्निकल चीजें हैं कि किस प्रकार से इंजेक्शन लगा, सारी चीजें हैं, आईओ जांच करेगा। जो भी निकल के आता है उसका अनुरूप कार्रवाई करेगा। केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आरोपी अभी भी आजाद है और ये पीड़ित इंसाफ की आस में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। 7 जन्म साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन महज चंद महीनों में ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया। आरोप लगा है इस कलयुगी पति पर, जिसने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई कानून या फिर कोई दवा है जो इस महिला की जिंदगी इसे वापस लौटा सके। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी है हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी।